नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आगरा धर्मांतरण केस में हमने परसों भी कहा था कि ये केस एक अध्ययन का केस है। आखिर कैसे एक पढ़ी लिखी लड़की ब्रेन वॉश हो जाती है। दीपाली हिंदू थी, पीएचडी कर रही थी, वो भी अमीना बनकर जिहाद के लिए तैयार हो गई थी। आखिर कैसे? दूसरा, उस वीडियो में कमेंट भी आया था कि आजकल जहाँ हिंदू समाज में दहेज की वजह से, रिश्तेदारों के तानों की वजह से लड़की के माँ बाप परेशान होते हैं, ऐसे में उस लड़की से कोई भी लड़का अगर अच्छा व्यवहार करता है तो लड़की उसके जाल में फंसी जाती है। ऊपर से शिक्षा के लिए घर से बाहर गई हुई लड़की भी अकेली होती है, वो भी आसानी से इनके जाल में फंस जाती है। इन लड़कियों को बाद की असली हकीकत नहीं पता होती। खैर, कमेंट में जो लिखा है वो वाकई बेहद प्रासंगिक है कि एक मैच्योर पढ़ी लिखी लड़की का ब्रेन वॉश ये लोग कैसे करते हैं। किंतु ये साफ है कि पूरा गेम माइंड का है, तो इस गेम को अलग अलग माइंड के लेवल पर जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये ब्रेन वॉश किया कैसे जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान के सोचने का तरीका, उसके फैसले, उसकी आस्था, उसका पूरा माइंड सेट कैसे किसी दूसरे के कंट्रोल में आ जाता है? ये कोई फंटेसी नहीं बल्कि एक खतरनाक सच है। इसमें शब्दों का इस्तेमाल कम और कंट्रोल का सिलसिला ज़्यादा होता है। ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है जिसमें इंसान सोचता है कि वो खुद सोच रहा है, किंतु इसमें सोचता कोई दूसरा है। आगे बढ़ने से पहले अपने माइंड को ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये खेल कोई साधारण गेम नहीं है। दरअसल हजारों सालों से काम करते हुए हमारा माइंड अभाव से जूझ रहा है। उदाहरण के लिए समझे तो ये ऐसे है जैसे अगर कोई किताब बैन हो जाती है तो लोग उस किताब को ज़्यादा खरीदने लगते हैं। कोई मूवी प्रतिबंधित हो जाती है तो लोग उसे ज़्यादा देखने की कोशिश करने लगते हैं। मार्केट में किसी चीज़ की किल्लत हो जाए तो लोग उसे महंगे दामों तक भी खरीदने को आमादा हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को जब किसी काम से रोकते हैं तो वो ज़्यादा करने लगते हैं। यही कारण है किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए कंपनियां माइंड के इस अभाव की थ्योरी का फ़ायदा उठाते हुए ऑफर को सीमित कर देती है, ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो, और होते भी हैं। वो चीज़ देखते ही देखते अधिक संख्या में बिक जाती है, क्योंकि माइंड के वे शॉर्टकट ट्रिगर काम करते हैं कि जल्दी ले लो, कहीं हम इसे खो ना दे। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, कल नहीं मिलेगा। ये फार्मूला ठीक प्रेम जिहाद में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शिकारी शिकार के सामने खुद ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे वो इस दुनिया का सबसे महान लड़का है, सबसे प्यारा है, सबसे स्ट्रोंग है। अगर लड़की ने उसे नहीं अपनाया तो उसे कोई दूसरी अपना लेगी। इसमें शिकार बहुत जल्दी उसके जाल में फंस जाता है। जैसे ही शिकार शिकारी के जाल में फंसता है तो यहाँ से अगला खेल आरंभ हो जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, यानी प्रशंसा, सराहना, अभिनंदन और आदर। दरअसल अधिकांश इंसान को वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि वो उनसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये झूठ उन्हें पसंद आता है क्योंकि ये उनकी तारीफ के लिए होता है। इसीलिए शिकारी लड़कियों की पोस्ट पर जाकर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनकी ड्रेस की प्रशंसा, उनके काम की सराहना, हर बात में आदर, उन्हें प्योर सेक्युलर बनकर दिखाते हैं। यहाँ तक कि खून जैसे दिखने वाले विशेष रंग से लड़की का नाम तक लिख देते हैं। शिकार इसे प्यार समझ बैठती है, जिससे वो आसानी से आकर्षित होने लगती है और खुद को पूरक समझने लगती है। आपको याद होगा, आमिर खान ने भी पहली पत्नी रीना दत्ता को खून जैसे रंग से ही लेटर लिख कर दिया था। वो इम्प्रेस हो गई और शादी के बाद फिर आमिर खान ने उसे तलाक दे दिया था। बहरहाल, फिर आता है कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन। साइकोलॉजी की भाषा में इसे बिना शर्त उत्तेजना और बिना शर्त प्रतिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाना। बार बार ऐसा करने से कुत्ता घंटी बजने पर ही लार टपकाना सीख जाता है, भले ही उसे भोजन ना दिया जाए। ये भी दिमाग का एक खेल है, यानी आपको गाड़ी पसंद है, आप उसे देख रहे हैं तो उसके सामने खड़ा इंसान भी आपको पसंद आने लगेगा। या फिर कोई इमारत पसंद है तो उसके सामने खड़ा वो इंसान भी पसंद आने लगेगा। किसी लड़की को डांस पसंद है तो उसे डांस करने वाला भी पसंद आने लगेगा। इसी कारण ये शिकारी हमेशा अपनी पिक महंगी गाड़ी, होटल्स, बाइक, इमारत के सामने क्लिक करते हैं और फिर अलग अलग डांस की अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, ताकि उनसे प्रभावित हो या उनके प्रभाव में आ जाए। जैसे ही शिकार को शिकारी पसंद आता है, माइंड का अगला खेल आरंभ हो जाता है, इफेक्ट का खेल, यानी प्रभाव का। दरअसल जब कोई इंसान किसी से प्रभावित होता है तो उसके जैसे बनने की कोशिश करता है। जैसे विराट कोहली की दाढ़ी से प्रभावित होकर अनेकों युवा ऐसी ही दाढ़ी रखने लगे।
टीवी सीरियल में दिखाई जाने वाली बिंदी से लेकर साड़ी तक महिलाएं ऐसे ही ब्रांड खरीदने लगती है। एक समय संजय दत्त और मिथुन से प्रभावित होकर लोग ऐसे ही बाल रखने लगे थे। आज भी जब कोई नया फैशन चलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सेलिब्रिटी का प्रभाव जरूर होता है। दरअसल प्रभाव की इस थ्योरी का एक सफल प्रयोग कुछ समय पहले यूरोप के एक अस्पताल में किया गया था। उन्होंने कुछ अमीर और स्वस्थ लोगों से कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए दान मांगा था, तो उन अमीर लोगों ने, स्वस्थ लोगों ने साफ मना कर दिया। फिर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की गई कि ठीक है, आप दान मत दीजिए, लेकिन आप एक हफ्ता रोजाना 1 घंटा कैंसर रोगी के कपड़े जरूर पहने। प्रभाव की इस थ्योरी का कमाल देखिए कि 1 हफ्ता कपड़े पहनने के बाद वो लोग खुद को कैंसर के रोगी समझने लगे। इसके बाद जब उनसे दान मांगा गया तो उन्होंने केवल खुद दान दिया बल्कि दूसरों से भी दिलवाया। लव जिहाद में भी इस थ्योरी से काम किया जाता है। इसमें गैर मुस्लिम लड़कियों को अरब देशों की सुंदर हिजाब पहने हुए लड़कियां दिखाई जाती है। फिर उन्हें भी कुछ देर ऐसे ही मजाक या टाइम पास में हिजाब पहनने को कहा जाता है। फिर उनकी फ़ोटो लेकर उन्हें बताया जाता है कि वो कमाल की सुंदर लग रही है। वो भी इसे सच मानकर खुद को अरबी मुस्लिम महसूस करने लगती है और प्रभाव की थ्योरी का शिकार हो जाती है। अब इसके बाद सबसे जो खतरनाक खेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी यानी प्रतिबद्धता और संगत कहा जाता है। मतलब ये है कि कोई काम या रिश्ते के प्रति पूरी तरह समर्पित होना, उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहना। ये एक ऐसा गेम है जिसमें अच्छे अच्छे सूरमाओं का माइंड फेल हो जाता है। वैसे इसका सबसे सफल इस्तेमाल कोरियन वार के समय चाइना ने किया था। इसे सफल प्रयोग के तौर पर देखा गया था। दरअसल कोरियन वार के दौरान चाइना के अधिकारियों ने बहुत कोशिश करी कि पकड़े गए अमेरिका के सैनिकों का मुंह खुलवा लिया जाए, लेकिन काफ़ी टॉर्चर करने के बाद भी कोई अमेरिकी सैनिक मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने इस माइंड के इस गेम का इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़े प्यार से अमेरिका के सैनिकों को कहा कि आप हर रोज़ एक डायरी में वो बात लिखें जो अमेरिका में आपको बुरी लगती है। सैनिकों ने शुरू में अमेरिका के रंग भेद, नस्ल भेद को लेकर लिखा, वहाँ जॉब कम है इसके चलते काफ़ी बातें लिखी। इसके बाद वहाँ के लोकतंत्र की खराब चीज़ें लिखी और लिखते लिखते वो अमेरिका के विरोध में बहुत कुछ लिख गए। इतना लिखा कि उन्हें खुद अमेरिका से नफरत होने लगी। इसके बाद उन्हें एक डायरी दी गई और कहा गया कि कम्युनिज्म, वामपंथ के बारे में वो बातें अच्छी लिखो जो आपको अच्छी लगती है। अमेरिका से इस नफरत के बाद स्वाभाविक रूप से उन्हें वामपंथ अच्छा लगने लगा। ये सच भी है, जब हम किसी एक से नफरत करते हैं तो दूसरे से खुद ही खुद प्रेम हो जाता है। हुआ भी यही। इस थ्योरी से अनेकों अमेरिकी सैनिक चाइना के साथ मिलकर अमेरिका के विरोधी हो गए। ठीक लव जिहाद में यही फार्मूला अपनाया जाता है। आरंभ में सब्जेक्ट पर एकदम मजहब नहीं थोपा जाता, बस गैर मुस्लिम लड़की के सामने सब धर्म बराबर बताए जाते हैं। फिर उनसे धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई जाती है। इसके बाद उनसे उनके धर्म की बेकार चीज़ें पूछी जाती है। लड़की अपने धर्म की खराब चीज़ें बताते बताते कब अपने धर्म से नफरत करने लगती है उन्हें खुद पता नहीं चलता। फिर उसे मजहब की अच्छी बात बताई जाती है और लड़की उनकी बातों में आकर मजहब से प्रेम करने लगती है और धर्मांतरण तक कर लेती है। आगरा केस में भी लड़कियों के साथ यही किया गया। ऐसे में सवाल आता है कि चलो ये सब ठीक है, लेकिन वो आतंकवादी कैसे बन जाती है? आखिर क्यों आगरा की दीपाली अब्दुल रहमान को कहने लगी थी कि अब वो जिहाद के लिए तैयार है? दरअसल मस्तिष्क का एक ट्रिगर है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में लाइकिंग कहा जाता है। यानी जो चीज़ हमें पसंद आ जाए हम उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिना अपना अच्छा बुरा सोचे, बिना किसी लॉजिक के उसे हासिल करना चाहने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो वो हमारा इस्तेमाल कर सकता है। इसमें फ़ायदा ऐसे उठाया जाता है कि सब्जेक्ट यानी वो लड़की जिहादी को मन ही मन अपना सब कुछ मान बैठती है, उसके पीछे पागल हो चुकी होती है, उसकी दुनिया अब उसका अब्दुल बन चुका होता है और वो उसे खुद से अधिक पसंद करने लगती है। जब अब्दुल को विश्वास हो जाता है कि वो उसे पसंद करते करते लड़की अपने परिवार और धर्म से नफरत करने लगी है तो उसका ब्रेन वॉश हो चुका होता है। तब वो उससे वो सब कुछ कराता है जिसके लिए उसने उसका शिकार किया है। इसमें कोई दीपाली अमीना, कोई खुशी जोया बन जाती है, कोई निमिषा फातिमा बन जाती है, कोई अपर्णा राफिला बन जाती है। ना केवल बन जाती है बल्कि अपने वतन और धर्म के खिलाफ भी खड़ी हो जाती है। बाद में एक दिन जब उनका ब्रेन वॉश का नशा उतरता है तो वो खुद को एक नरक में पाती है। तब उसके लिए ना परिवार में जगह बचती, ना समाज में और ना ही देश में। बाकी आप द केरला मूवी में देखकर अनुमान लगा सकते हैं।